हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए ये रहा हमारा अगला थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनिमेशन बताया मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये कैसा है ये देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। यहाँ पर एक मटेरियल है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, दूसरे एंड पर लोड लगाने के लिए ये एक मेंबर अटैच किए है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जितनी ये लेंथ है, रॉड की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ का ये वाला रेक्टेंगल है जहां पर ओरिजिनल लेंथ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। हम एक एक कर कर ये वेट यहां पर लगाएंगे। ठीक है, ये जो वेट है ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इस पे 1 किलो न्यूटन लगाया हूं स्टूडेंट्स। ये जो 1 किलो न्यूटन का लोड है ये सिर्फ नंबर है हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। यहां पर हमने कर्व रखे हैं जिसपे y एक्सिस पे स्ट्रेस है और x एक्सिस पे स्ट्रेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला एनिमेशन हम आपके लिए देखेंगे ये हेडिंग के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला एनिमेशन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक वेट लगा है, वेट लगने पर यहां पर रॉड का एक्सटेंशन हुआ है। ये जितना एक्सटेंशन हुआ है यहां पर लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देख लीजिए, ये जितना एक्सटेंशन हुआ है यहां पर उतना ही लेंथ में चेंज हुआ है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है स्टूडेंट्स कि ये जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है इसको अपोज करने के लिए यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है रॉड के अंदर, जिसको हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स, ये 1 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है और ये जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जब इसका वैल्यू 1 किलो न्यूटन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 to 1 हुआ है स्टूडेंट्स। जब ये 1 से कम था तब तक के मोशन हो रही थी, जब इसका वैल्यू बढ़ बढ़कर 1 हो गया है स्टूडेंट्स तब ये 1 और ये 1 बैलेंस हो गया है और उस स्टेट को हमने देखे हम एक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये हम जो भी आगे रीडिंग लेंगे हम ये एक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर इतना है। अब यहां पर आइए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। यहां पर ये जो इंटरनल फोर्स है ये फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने देखे थे, हम उसको स्ट्रेस बोल रहे हैं और उसका वैल्यू हम यहां y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए, ये जो डिवाइडेड बाय एरिया है, स्ट्रेस का फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया है। ये जो एरिया है अगर हम इसको 1 कर दे या उसको हम यूनिट ले ले, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 mm स्क्वायर, ठीक है, अगर ये 1 ले लिए तो ये जो स्ट्रेस है ये एग्जैक्टली इक्वल रहेगा फोर्स के। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एरिया को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब भी मैं स्ट्रेस बोलूंगा उसका मतलब इंटरनल फोर्स रहेगा, या मैं जब फोर्स बोलूंगा तो उसका मतलब स्ट्रेस रहेगा। सिमिलरली यहां पर स्ट्रेन भी है स्टूडेंट्स। स्ट्रेन बोले तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो डिवाइडेड बाय एल है, कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ, अगर मैं इसको 1 मीटर ले लूं, ये 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल एल रहेगा स्टूडेंट्स। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, मैं कभी स्ट्रेन बोलूंगा आप उसको स्मॉल एल कंसीडर कर सकते, चेंज इन लेंथ कंसीडर कर सकते, या तो फिर जब मैं चेंज इन लेंथ बोलूंगा आप उसको स्ट्रेन कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर ये जो स्ट्रेस का वैल्यू है ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है और यहां पर ये जो डॉट इंडिकेट कर रहा है ये स्ट्रेस का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स इस केस में। ठीक है, और ये जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो चेंज इन लेंथ यहां पर स्ट्रेन पे यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं, ये दोनों को ज्वाइन कर दिए तो यहां पर एक डॉट बन रहा है, एक ग्राफ बन रहा है जो ऊपर की तरफ मूव होगा स्टूडेंट। जब जब हम वेट लगाएंगे यहां पर चेंजेस होगा। हम ये जो पर्टिकुलर एनिमेशन है एक बार और रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अगला एनिमेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, ये रहा अगला एनिमेशन आपका। एक बार और देखिए, यहां पर वेट लगने पर ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। अब ये सेकेंड वेट लग रहा है, सेकेंड वेट लगने पर रॉड का और एक्सटेंशन हो रहा है, यहां पर लेंथ और बढ़ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर
फोर्स का वैल्यू बढ़ गया है या स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ गया है और स्ट्रेन का वैल्यू भी बढ़ गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है ये एनिमेशन की वजह से। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बढ़ने से स्ट्रेस भी बढ़ गया और चेंज इन लेंथ बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ गया और ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने हुक्स लॉ में देखे स्टूडेंट्स, जब भी फोर्स बढ़ेगा तो चेंज इन लेंथ होगी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। या हुक्स लॉ में इसी को ही ऐसा भी बोले हैं हमने, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये वाली लाइन हमको स्ट्रेट मिली है स्टूडेंट्स। तो यहां तक के हमने ऑलरेडी हुक्स लॉ में देखे थे, हमने यहां पर उसको रिप्रेजेंट किए। ये फर्स्ट लोड लगने पर भी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था और सेकेंड लोड लगने पर भी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट आपको डिस्प्ले पे वॉच रखना है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे अगर मैं थर्ड लोड लगाता हूं तो यहां पर क्या चेंज होता है, यहां पर क्या चेंज होता है, यहां पर क्या चेंज होता है, ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा अगला एनिमेशन। तो ये वेट लग रहा है हमारा, यहां पर वेट लगने पर ये वैल्यू 2 से 3 हो गया है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर ग्राफ कैसा टर्न मार रहा है वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये देखिए। एक्चुअल में होता यह है कि जब आप थर्ड फोर्स लगाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो बढ़ा, मतलब स्ट्रेस तो बढ़ा। तो स्ट्रेस का वैल्यू यहां पर इतना था पहली बार, दूसरी बार इतना था, तीसरी बार इतना है। तो स्ट्रेस जो रेशियो में बढ़ा है वही, जो स्ट्रेस जैसा बढ़ा है तीनों लोड के साथ वैसा ही यहां पर भी बढ़ा है। लेकिन ये वाला जो केस है, ये जो थर्ड वाला लोड लगा है उसमें जितना स्ट्रेन बढ़ना चाहिए था पिछले 2 केसेस में उससे ज्यादा स्ट्रेन हुआ है, लेंथ ज्यादा एक्सटेंड हुई। देखिए स्टूडेंट्स, इतना फर्स्ट लोड में हुआ था एक्सटेंशन, इतना सेकंड लोड में हुआ था, ये दोनों मिला के जितना हुआ ऑलमोस्ट उतना ही एक्सटेंशन ये थर्ड लोड लगने पर हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कलर देखिए आप, ये ग्राफ का कलर और ये कलर हमने सेम रखे हैं। तो लास्ट में जो थर्ड लोड लगने से जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो ज्यादा हुआ है, मतलब स्ट्रेन ज्यादा हुआ है थर्ड केस में। यही रीजन है कि ये जो ग्राफ है ये यहां पर नहीं रहते हुए थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस हुआ है। यहां तक तो सभी एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि थर्ड लोड लगने पर वो जितना एक्सटेंड हर बार हो रहा था उससे ज्यादा हुआ है? तो उसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर 2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ तो भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, लेकिन अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो वो जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो कम होता है स्टूडेंट्स, वो कम होता है, वो कम हो रहा है। लेकिन हमारा तो यहां पर डेवलप तो उतना ही हुआ है, तो उसका रीजन, उसका इफेक्ट फिर लेंथ पे होगा कि उसका हम जो है उसको डिस्पैच करने के लिए, हमको उसको अलग करने के लिए हम फोर्स तो उतना ही लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि फिर वो ज्यादा एक्सटेंड होगा। ठीक है, अदरवाइज हमको ये फोर्स अगर हम कम लगाते तो शायद उतना ही एक्सटेंशन मिलता था, लेकिन हमने फोर्स ज्यादा वाला लगाए और उसकी वजह से एक्सटेंशन और ज्यादा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा थर्ड लोड लगाने पर। हर बार लोड 1 किलो न्यूटन का ही लग रहा है, लेकिन यहां पर क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है इसलिए एक्सटेंशन ज्यादा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक के ये कर्व जो है ये थर्ड स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जब तक ये बढ़ रहा था ये भी बढ़ रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये थर्ड लोड लगाने पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेस का वैल्यू रेगुलर जितना बढ़ रहा था पिछले 2 केस में उतना ही बढ़ा है। तो ये था हमारा थर्ड केस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे देखेंगे। अब मैं ऐसा करता हूं, अगली स्लाइड प्ले करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये लोड पे क्या डिफरेंस हो रहा है ये भी देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला एनिमेशन। ये लोड मैं पूरी तरह यहां से हटा दिया है स्टूडेंट्स। ये लोड अगर मैं पूरी तरह हटा दिया तो इफेक्ट ये हुआ है उसका कि ये पूरी रॉड अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स,
ये यहां पर अगर पूरा लोड मैं डिस्प्लेस कर दिया तो ये रॉड दोबारा अपनी जगह पे पूरी तरह वापस चले गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। हमने इलास्टिसिटी का डेफिनेशन देखे थे, जो भी बॉडी लोड डिफॉर्मिंग लोड हटने पर अगर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेती है उसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं और वो प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू पूरी तरह जीरो आ गया क्योंकि फोर्स ही निकाल दिए। जब फोर्स का वैल्यू जीरो तो स्ट्रेस का वैल्यू जीरो, और ये जो चेंज इन लेंथ था वो भी पूरी तरह जीरो हो गया। तो यहां पर ग्राफ ही गायब हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल। हमने 3 लोड लगाए थे, 3 लोड अप्लाई करके यहां पर हमने ग्राफ देखे थे, हमने वो पूरे लोड हटा दिए तो ये पूरी रॉड अपनी जगह पे वापस चले गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला एनिमेशन देखेंगे हम। अगला एनिमेशन देखेंगे, ये रहा हमारा अगला एनिमेशन। ठीक है, यहां पर ये लोड दोबारा लगा है, ये एज इट इज पुराना जैसा ही हो गया है। एक नाम एक्स्ट्रा आया है स्टूडेंट्स और वो है इलास्टिक लिमिट। ये जो कर्व आया है, थर्ड लोड लगाने पर ये जो कर्व डेवलप हुआ है, वहां पर जहां पर वो कर्व एंड हुआ है उसे हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये तो बात लॉजिकल थी कि यहाँ पर इलास्टिक वर्ड आएगा क्योंकि हमने देखे कि ये कर्व पूरा यहां से यहां तक इलास्टिक था, क्योंकि ये जैसा आया था वैसा ही वापस भी गया है। मटेरियल पूरा आया था और ये कर्व जैसा पूरा यहां पर दोबारा जीरो पे चले गया था। तो यहां पर इलास्टिक वर्ड आ गया, ठीक है, लेकिन लिमिट क्या है? लिमिट वर्ड इंडिकेट करता है कि इसके आगे अब जो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होगा वहां पर इलास्टिसिटी या इलास्टिक बॉडी में इलास्टिसिटी नहीं रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉरी इलास्टिक बॉडी नहीं बोलना चाहिए इसको, अभी तो जनरल बॉडी है, लेकिन इसके बाद वो बॉडी में इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी इस पॉइंट के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोड लगाते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है ये वैल्यू के ऊपर। ये लोड लगने पर ये वैल्यू का क्या हो रहा है। अगली एनिमेशन ये रही स्टूडेंट्स, देखिए ये लोड लगने से पहले ही ये वैल्यू चेंज हो गया है स्टूडेंट्स। लोड लगने से पहले ही ये 3 किलो न्यूटन का 2.8 किलो न्यूटन हो गया है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है स्टूडेंट्स, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। हर बार लोड लगने पर एक्सटेंशन हो रहा था, लेकिन इस बार बिना लोड लगाए के ही एक्सटेंशन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों हुआ है? सिंपल सा रीजन है, 2 मॉलिक्यूल्स है, अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन ये इंक्रीज कब तक होगी? आप तो एक बार लोड लगाए, 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, आप तो लगाते ही जा रहे हैं। तो जब लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। ये लेंथ इंक्रीज होके इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि एक बार ऐसा होगा कि ये 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस टूटेगा, मतलब ये जो रेजिस्ट करने के लिए फोर्स दे रहे थे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट कर रहा था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से, वो कम होगा स्टूडेंट्स। और वो कम होने का इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर 3 न्यूटन है और यहाँ पर 2.8 है, तो होगा ये कि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को यील्डिंग बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर यील्डिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पर यील्डिंग स्टार्ट हुई है। ये यील्डिंग क्या है? लोड बिना बढ़ाए के, लोड लगा हुआ है लेकिन हम बढ़ाने से पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ब्रेक होना स्टार्ट हुई है। इस कंडीशन को यील्डिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में यहां पर ये जो यील्डिंग कर्व हमारा बड़ा है ये स्ट्रेट है स्टूडेंट्स। बहुत सारे बुक में स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट भी बना सकते। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तब भी मेजर डिफरेंस नहीं आएगा स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताने के लिए मैंने यहां पर ये एस कर्व बताया है। ये एस कर्व को यील्डिंग बोलते हैं। ये कलर देखिए स्टूडेंट्स, ये कलर का ही हमने यहाँ पर ग्राफ रखे हैं, दिस इज यील्डिंग। तो अगर आप स्ट्रेट भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करके ऐसा हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मटेरियल्स ऐसा शो करते हैं, कुछ स्ट्रेट शो करते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर यील्डिंग स्टार्ट हुई है, ये जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है इसके बाद यील्डिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यील्डिंग है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। यहां पर अब अगर मैं लोड लगा दूं तो ये मटेरियल पूरी तरह वापस नहीं जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। इसलिए इसको, ये जो पॉइंट है इसे हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इससे पहले हमने देखे कि यहां पर लोड हटाए थे तो पूरी तरह इलास्टिसिटी शो किया था, लेकिन यहां पर इलास्टिक लिमिट अब खत्म हो गई। अब लोड लगाएंगे तो ये वापस पूरी तरह अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, अपर यील्ड पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग ऑफ यील्डिंग। सपोज एक टू व्हीलर है, आपको उसको मोशन देना है, तो सबसे पहले जो फोर्स लगाएंगे वो ज्यादा रहेगा स्टूडेंट्स, और एक बार वो मोशन में आ गई तो उसकी मोशन कंटिन्यू करने के लिए आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो अपर यील्ड पॉइंट है और ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है, ये इसी एग्जांपल से रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है। वो ज्यादा फोर्स ये रहा स्टूडेंट्स, अपर यील्ड पॉइंट का फोर्स, या आप उसको स्ट्रेस भी बोले तो चलेगा। ठीक है, और ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, लोअर यील्ड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वो फोर्स या वो स्ट्रेस जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैरी ऑन करने के लिए जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा यील्डिंग, ये रहा यील्डिंग। ठीक है, यहां पर ये स्टेज को नाम दिए हमने यील्डिंग। यहां पर बिना फोर्स लगाए के ही यहां पर एक्सटेंशन हुआ है, और यहां पर ये कर्व व्हाइट कलर का हमने शो किया है जिसमें अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है। अगर आप ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर जोड़ दिए तो ऑलमोस्ट स्ट्रेस का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वैसा भी हम यहां पर लोड एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। बहुत माइनर 3 किलो न्यूटन से 2.8 हुआ है स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेस का वैल्यू कांस्टेंट है, या फोर्स का वैल्यू यील्डिंग के दौरान कांस्टेंट रहता है अगर हम इसका एवरेज ले ले तो। ठीक है, ये एस कर्व का एवरेज ले ले तो स्ट्रेस का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ गया है स्टूडेंट, स्ट्रेन का वैल्यू, चेंज इन लेंथ बढ़ गई है, इसे हम यील्डिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हुआ यील्डिंग का। लेकिन अभी यील्डिंग का टॉपिक, यील्डिंग में एक लास्ट पॉइंट बाकी है, वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए। ये रहा हमारा अगला साइड, यहां पर ये लोड अगर हट जाता है, ये लोड हट जाता है तो ये मटेरियल पूरी तरह वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं गया स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहां पर परमानेंट एक्सटेंशन हो गया है स्टूडेंट्स। ये जो परमानेंट एक्सटेंशन हो गया है उसको हम सेट बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम सेट बोलते हैं। ग्राफ में भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं उसको। ग्राफ में ऐसा है कि जब हमने ये फोर्स निकाल दिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया, मतलब स्ट्रेस का वैल्यू सीधा 0 हो गया है, लेकिन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन ये 0 नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, ये परमानेंट यहां पर एक्सटेंशन हो गया है। तो उसका वो जो एक्सटेंशन है हम उसको सेट बोलते हैं, वो एक्सटेंशन या वो एक्सटेंशन को हम स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये जो स्ट्रेन है ये यहां पर व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम सेट बोलते हैं, जिसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, दोबारा हम वापस वही स्लाइड पे जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये इलास्टिक लिमिट क्यों बोल रहे हैं हम, अब समझ में आया होगा अच्छे से। जब हमने यहां पर लोड निकाले थे, ये पूरा इलास्टिसिटी की वजह से पूरा कर्व 0 हुआ था, लेकिन ये पॉइंट के बाद आप कहीं पर भी पॉइंट ले ले और उसके बाद लोड रिमूव करे तो यहां पर ये फोर्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो स्ट्रेस का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू यहां पर आके रुक गया है स्टूडेंट। तो इतना जो परमानेंट स्ट्रेन वो मटेरियल के अंदर डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी देखे हमने, उसे हम सेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ये यील्डिंग खत्म हुई, यहां पर ये यील्डिंग खत्म हुई। हम अगला पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, यील्डिंग के बाद का क्या है। ये रहा हमारा अगला एनिमेशन, यहां पर लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने से दोबारा एक्सटेंशन हुआ है। इस एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन हुआ है इसे हम स्ट्रेन हार्डनिंग के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में एक चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू दोबारा बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इस ग्राफ को या इस स्टेज को हम स्ट्रेन हार्डनिंग बोल रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है।
अगर हम यील्डिंग के दौरान देखे थे कि यील्डिंग में तो बॉन्ड टूटना शुरू हो गए, और अगर उसके बाद लोड लगाए तो वो तो बिल्कुल फ्रैक्चर ही होना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस दोबारा 4 किलो न्यूटन है तो दोबारा 4 किलो न्यूटन हो गया? क्यों ऐसा हुआ कि लोड लगने पर बॉन्ड लेंथ टूटने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि लोड लगने पर यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ा? तो उसका रीजन थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है स्टूडेंट्स, उसका रीजन थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है। क्या है देखिए, आप इमेजिन कीजिए एक ग्राउंड है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो रैंडम प्लेस्ड है, और उसमें से आधे लोगों को हमने बोले आप उधर की तरफ रन कीजिए और आधे लोगों को बोले आप इधर की तरफ रन कीजिए। होगा ये कि उन दोनों के बीच में कुछ लोग तो पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है वो आपस में टकराएंगे। एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स के साथ भी वैसा ही होता है स्टूडेंट्स। यील्डिंग के दौरान तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो ब्रेकेज के दौरान उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, और उसका इफेक्ट ये होता है यहां पर अटैचमेंट है रॉड का और यहां पर एक अटैचमेंट है, तो मॉलिक्यूल्स जो है जब डिस्प्लेस हो रहे हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ रह जाएंगे, कुछ नीचे की तरफ रह जाएंगे, लेकिन इनको सबको एकदम पाथवे जो है इनका खुला नहीं रहता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे एक दूसरे से कोलाइड होंगे, कोलाइड होने से वहां पर एंकरिंग इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए फोर्स डेवलप हो जाएगा। उसको इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा इधर की तरफ जा रहा है, अगर वो दोनों के बीच में एंकरिंग हो जाएगी तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो यही रीजन है कि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है और हमको यहां पर स्ट्रेस का वैल्यू और बढ़ गया है, फोर्स का वैल्यू और बढ़ गया है। ये स्टेज को हम स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बहुत ज्यादा डाटा हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, तो यहां पर तक हम आ गए हैं, यह स्ट्रेन हार्डनिंग। यहां पर आप पूरे लोड लगा दिए थे, हमारे पास जितने थे उतने सब लग गए, अब हमारे पास लोड नहीं है लगाने के लिए, लेकिन हमारा ग्राफ भी जो है ये मैक्सिमम पॉइंट तक आ गया है। ये स्टेज को हम स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं, जहां पर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ा है और स्ट्रेन तो वैसा ही बढ़ ही रहा है, स्ट्रेन तो वैसा ही बढ़ ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद क्या स्टेज रहेगी देखेंगे अब क्या होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, बिना लोड लगाए के ही यहां पर नेकिंग हो रही है, बता रहा है वो। नेकिंग क्या है? ये ग्राफ जो है ये अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसका रीजन क्या होगा? स्टूडेंट्स गौर कीजिए, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है, यहां पर ये क्रॉस सेक्शन कम हो गया है। अगर ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, सपोज एक पर्टिकुलर वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 हो रहा था, लेकिन अगर वो क्रॉस सेक्शन में मॉलिक्यूल्स ही कम है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम जनरेट होगा। रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में कम हो रहा है, अगर क्रॉस सेक्शन में मॉलिक्यूल्स ही कम रहेंगे तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा? कम डेवलप होगा। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर अब 3.5 ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब स्ट्रेस का वैल्यू कम हो रहा है, इसीलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन स्ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेन तो बढ़ते ही जा रहा है, चेंज इन लेंथ बड़ी है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, तो स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम नेकिंग कहते हैं और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब लोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम ब्रेक हो गया है। यहां पर 4 किलो न्यूटन है और यहां पर 3.5 किलो न्यूटन है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये स्टेज पे इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, अभी बिना लोड लगाए के ही मोशन होना चाहिए। हम अगली स्लाइड देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 3.5 है, अब ये 3 हो गया है, रेजिस्टेंस और कम हो रहा है क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया और कम हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, रीजन वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कम हो गए क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो रेजिस्टेंस कम डेवलप हो रहा है। और ये नेकिंग का यहां से यहां तक भी कर्व आ गया है। नेकिंग को हमने 2 बार रिप्रेजेंट किए, पहला छोटा सा येलो कर्व है, उसके बाद एक और येलो कर्व है, ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन नेकिंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो अब लोड की जरूरत ही नहीं है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम ही हो रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि सर वीडियो लंबा हो गया, अब आप इसको एंड कीजिए, क्योंकि अगला पॉइंट जो है वो क्या होने वाला है
ये आपको भी मालूम है। अगला पॉइंट रहेगा फ्रैक्चर। अगला पॉइंट रहेगा फ्रैक्चर। यहां पर मटेरियल टूट गया, ठीक है, यहां पर मटेरियल ब्रेक हो गया है स्टूडेंट्स, यहां पर मटेरियल ब्रेक हो गया है। ये जो ब्रेकिंग का एंगल होता है ये 45 रहता है, कप एंड कोन से के अरेंजमेंट से ब्रेक होता है, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टेज था ये हमने रिप्रेजेंट करे हैं नेकिंग के बाद फ्रैक्चर से, और ये पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एक छोटा सा पॉइंट और बाकी है। अगली स्लाइड, ये लास्ट वाली स्लाइड है, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो ग्राफ हमने बनाए हैं, ये ग्राफ में जो सबसे ऊपर का हमको स्ट्रेस का वैल्यू मिला था उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर जो पॉइंट है, ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है, इसे हम यील्ड स्ट्रेस कहते हैं या यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक इंजीनियर को डिजाइन करने के लिए। लोअर यील्ड पॉइंट ज्यादा स्टेबल रहता है, इसीलिए हम उसको डिजाइन के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसा तो अगर ये दोनों पॉइंट अपर और यो लोअर यील्ड पॉइंट रखना ही नहीं है आपको, तो ये जो पॉइंट बी नजर आ रहा है आपको यहां पर, वो पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ए से ओ तक हमने देखे थे, जहां पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक जोन है। तो ये यहां से यहां तक इलास्टिक जोन है स्टूडेंट्स। O टू A, ये जो BE है, ये B से लेकर E तक ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ये इलास्टिक नहीं रहा, ये एक बार डिफॉर्म हो गया है तो दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा। तो B से E ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो मटेरियल्स में पाया जाता है स्टूडेंट्स, वो मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। और जिसमें ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब उनका ग्राफ यहां पर बी पॉइंट पे आके थोड़ा सा आगे आके ही ब्रेक हो जाता है, उस मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल ग्लास है और डक्टाइल मटेरियल का एक सिंपल सा एग्जांपल एल्यूमिनियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड हुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, आप प्लीज इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखिए, तभी आपको ये पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेन का वैल्यू चेंज हो रहा है, अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, यहाँ पर ये वर्डिंग चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज इन लेंथ है, बहुत सारे चीजें हैं जो चेंज हो रही है। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं लास्ट में ये वीडियो आपको पूरा बताता हूं, एक बार स्लाइड अच्छे से देख लीजिए और यहां पर हम ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।